आपका चौपाल चर्चा में आपके साथ मैं हूं अंजुल सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अपनी चौपाल जमाते हैं, किसानों से बात करते हैं और साथ ही होते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ भी। तो आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। यहाँ आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपनी चौपाल में। देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर चौपाल चर्चा का दूसरा भाग। अपने स्थान पे खड़े हो जाए। मैं पवन गाँव राड़गौस खुर्द श्रिम्प फार्मर। बताइए क्या करते हैं आप? हम झींगा पालक हैं। झींगा पालन, बिल्कुल। तो झींगा पालन तो यहाँ की अब धीरे धीरे पहचान बनती जा रही है और मैंने सुना काफ़ी कमाई भी है इसमें। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल खारा है और नहरों का पानी कम है। उसके कारण जो खारे पानी का सोर्स है वो बहुत ही बेनिफिट हुआ है झींगा पालन में। अच्छा, तो किस तरीके से इसका मैनेजमेंट करते हैं? और झींगा में तो पोषण का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहते हैं अगर पोषण की कमी हो जाए तो झींगा सिकुड़ भी जाता है, ये इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो किस तरह की मदद मिलती है आपको यहाँ से? यहाँ से फिशरीज डिपार्टमेंट के जो भी अनुदान है वो टाइम पे दिया जाता है और इसको झींगा को हाई प्रोटीन वैल्यू फीड चाहिए, वही डलती है। 36% से स्टार्ट हो गई 30% से चलती है। जी बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। एक और किसान है, उनसे बात करते हैं। देखिए बहुत सारे युवा किसान हैं और इससे पता चलता है कि जो हम खास तौर पर मछली पालन की बात कर रहे हैं, मत्स्य पालन की, उसमें युवा इसे एज ए बिजनेस मॉडल अपना रहे हैं। जितने अभी मैंने किसानों से बात की, युवाओं से बात की, उसे ये समझ आता है। जी आप बताएं, आप क्या करते हैं? नमस्कार मैम, मैंने पिछले 7 साल से झींगा फार्मिंग कर रहा हूँ। जहाँ जो झींगा पालन मैं कर रहा हूँ वहाँ पे यही है कि दिक्कत मीठे पानी की समस्या है। खारा पानी है तो वही एक विकल्प मिला कि झींगा फार्मिंग करें। शुरुआत में दिक्कत हुई, 1-2 साल तक प्रॉब्लम हुई, बहुत सी चीज़ों का पता नहीं था। अमोनिया बन जाता है शुरुआत में, तो मतलब यही नहीं पता था कि अमोनिया इसमें बन जाता है, ये वो। फिर धीरे धीरे पता चला, स्टेप बाय स्टेप सीखते गए। आज मतलब पूरा परफेक्ट हो गए हैं लगभग। वैसे तो सीख रही हैं, कच्चे से पक्के हो गए अब। हाँ, लेकिन अभी 7 साल हो गए, अच्छे से सब कुछ झींगा के बारे में पता चल गया है और अच्छी फार्मिंग और अच्छी कमाई कर रहे हैं। जी, और झींगा की तो मांग भी काफ़ी रहती है और अभी भी हम देखिए जिस तरह की उसकी मांग है उतनी उस हिसाब से उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मांग और आपूर्ति में अभी भी काफ़ी गैप है और इससे मुझे लगता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी मैम, बहुत ज़्यादा मांग है इसका। मतलब बाहर विदेशों में जाता है, मुंबई हो गया, आंध्रा हो गया, गुजरात से पार्टियां आती है, यहाँ से झींगा ले जाती है, वो अपने कोल्ड स्टोरेज में लगाती है और वहाँ वो बाहर मतलब 400, 500 टन के कंटेनर वहाँ भेजते हैं। तो मांग तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात ये बताएं कि झींगा की एक समस्या ये भी होती है कि इसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती ज़्यादा, मतलब बहुत लंबे समय तक रखने में इसमें समस्या होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए मैम हम भी ज़्यादा खींचते नहीं है कल्चर को, सीख गए हैं वैसे इतनी साल में कि कैसे कैसे कितना। हम 30 काउंट पे रखते हैं, झींगा 30 काउंट का हुआ वैसे ही हम हार्वेस्ट कर देते हैं। यदि हमें ज़्यादा मतलब खींचना है, इसको वज़न ज़्यादा करना है इसका, तो मतलब कम संख्या रखते हैं हम पौंड में इसकी। ठीक है, आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मेरा नाम कृष्ण दानिया। जी, क्या करते हैं सर आप? ये खेती बाड़ी करता। हम 2003 से मैं पौंड ठेके लेके गांव के और मछली पालन कर रहा हूँ। जी, तो कुछ फ़र्क देख रहे हैं आप? जैसे कि 2019 में यहाँ पर ख़ास तौर पर मछली पालन के लिए संस्थान शुरू किया गया, उससे किस तरह का लाभ हो रहा है? खेती से इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। पहले जो कपास है, गेहूँ गई, वो खेती करते हैं, उसका और इसका तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गाँव के तालाब पौंड हम ठेका लेते हैं तो उनमें मछलियाँ डालते हैं और वो ठेके लेके हम उनमें काम करते हैं जी। जी, तो आय में वृद्धि हुई उससे? बहुत ज़्यादा। हम सरजीत बीरडा था पहले, वो मेरे गुरु थे, उनके साथ मिलके मैंने काम किया। फिर हमारे मछली पालन विभाग से हर तरह की सहयोग मिलता रहा हमें और हम काम पर लग रहे हैं। जी,
और बीज की भी कई बार हम देखते हैं कि समस्या रहती है हमारे किसानों को, अच्छे बीज कहाँ से मिले, और कुछ किसान तो इस समस्या से जब जूझ रहे थे तो उन्होंने खुद ही काम शुरू कर दिया। ये जो मछली का बीज है वो हमारे फार्म से मिलता है हिसार से, वहाँ से हम लेते हैं छोटा बच्चा, उसको हम हमारे नर्सरी में डाल के बड़ा करके हम हमारे तालाबों में उसको बड़ा कर देते हैं, फिर हम दूसरे कुंडों में डाल देते हैं तालाबों में। ये जी, आप बैठ सकते हैं स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और यहाँ पर हमें किसान दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, अपने स्थान पे खड़े हो जाए सर। नमस्कार जी, मैं नविंदर कुमार, गाँव राड़वस कला जी। मैं गांव के जोड़ों में मच्छी का पालन 10 से 12 साल से कर रहा हूँ। जब से मैंने पढ़ाई छोड़ी है, गांव के पंचायती तालाब मेरे गांव का मछली पालन के लिए मैंने ठेके पे लिया था। वहीं से शुरुआत करके आज मैं 20-25 गांव के तालाबों में कार्य कर रहा हूँ जी, जो कि हम 3 या 4 फार्मर मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें बहुत बढ़िया इनकम है, क्योंकि गांव के पंचायती तालाब भैंसों के नहाने के तो काम आते हैं, उसके साथ साथ मछली पालन के काम में भी बढ़ा दिया हमने। तो इसमें तो कुछ हमारी जो योजना है मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसमें भी है कि तालाब के लिए भी मदद है, अनुदान है, और आपके जो पहले आपका अपना तालाब है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, या फिर आप लीज पर लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपने इस योजना का लाभ लिया? इसमें पंचायती तालाबों पे जिस तरह एससी के लिए सब्सिडी है, जर्नल के लिए सब्सिडी नहीं है, तो जर्नल के लिए सब्सिडी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सरकार से हमें जर्नल के लिए भी सब्सिडी दी जाए, क्योंकि एससी के लिए सब्सिडी है तो जर्नल भी तो इस कार्य को बढ़ावा देने लग रहे हैं। तो हमें जर्नल की तो ऐसी कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, अभी तक बंद है। और जो खेतों में जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए जर्नल और एससी के लिए 60 और 40% की सब्सिडी मिल रही है। तो आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा अनुदान होना चाहिए और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए? चलिए, ये यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई है, आप इस स्थान पे बैठ सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या विशेष इस योजना में और कैसे हमारे मछली पालक इससे जुड़ सकते हैं। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। ये योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अप्रूव की गई थी। ये योजना 2020 में जो है शुरू हुई है और ये योजना 2024 और 25 तक चलेगी। इस योजना के तहत जो है मछली उत्पादकों की और जो फिशर्स हैं और जो फिशरी फार्मर्स हैं, इनकी इनकम को डबल करने की योजना है। इसमें जो है मेन हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो है वो 20,000 करोड़ रुपए का रहेगा। इसमें साथ में जो है स्टेट गवर्नमेंट की भी इस योजना में जो है कंट्रीब्यूशन रहेगा अराउंड 4800 करोड़ रुपए के लिए के तहत। और मेन इसमें जो है फिशर फार्मर्स और जो है फिशरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
और साथ में इनके जो लाभकारी होंगे वो फ़िश वेंडर्स भी होंगे और यही लोग हैं जो इनकी आय इसमें बढ़ेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चौपाल चर्चा जारी रहेगी। कुछ और किसानों से करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा और इस चौपाल में आपको बता दें कि यहाँ किसान भी हैं, कुछ छात्र भी हैं जो कि इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं चौपाल में और बात करते हैं कुछ किसानों से, कुछ छात्रों से। हमारे साथ एक एक्सपर्ट है, उनसे आइए बात करते हैं। जी सर। संदीप बेनीवाल, जिला मत्स्य अधिकारी फिशरी डिपार्टमेंट हरियाणा। तो मैं अभी जो है फिशरीज कॉलेज में एज ए स्टूडेंट स्टडी लीव लेके अभी स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने फील्ड का नॉलेज काफ़ी लिया है, लेकिन जो अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसी को अपडेट करने के लिए डिपार्टमेंट है वो फिशरीज कॉलेज में भेज रहा है। इससे पहले जो हमारे जो ऑफिशियल हैं हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के, वो या तो कलकत्ता ट्रेनिंग पे जाते हैं या सीफी मुंबई, वहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा करने जाते हैं। लेकिन फिशरीज कॉलेज आने से स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और जो डिपार्टमेंट है वो टेक्नोलॉजिकली अच्छे मतलब अपडेट होके और फील्ड में है वो इन चीज़ों को जारी रखेंगे। जी, तो आप जो नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैं चाहूँगी थोड़ा बताएं कि किस तरह की नई तकनीक अब मत्स्य पालन में अपनाई जा रही है। मैम जो पहले जैसे मेरे को अभी 17 साल हो गए, 18 साल हो गए वर्किंग में, तो पहले जो पॉन्ड कल्चर पे थे, पंचायती तालाब थे, उनको किया, फिर अपनी ज़मीन में बनाई। अभी जो टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन हुआ है, जो RAS या बायोफ्लोक या मैं चाहती थोड़ा समझाते जाए क्या है। तो RAS है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं। इसको पानी का एक ही मतलब पानी है, उसको बार बार नहीं बदला जाता, उसी का बार बार ट्रीटमेंट करके उसके पैरामीटर अच्छे करके और उसी को दोबारा यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या है कि जो पानी फ्रेश वाटर है या जो हमारे पास कम है तो उनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और इससे प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है और फिश की क्वालिटी है वो ऑर्गेनिक, जैसे अपना अभी बढ़ावा दे रहा है भी ऑर्गेनिक कल्चर, तो ऑर्गेनिक कल्चर होता है इसमें। जी जी जी, अपने स्थान पर। नमस्कार मैम, मेरा नाम परमवीर सिंह है। मैं यहाँ पे PhD एक्वाकल्चर में कर रहा हूँ। मैम हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो मैम उनका मेन टारगेट है कि फार्मर को टेक्निक के बारे में बताया जाए। और मैम एक्वाकल्चर जो है कि वो फार्मर, पहले फार्मर क्या था, ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग कर रहा था तालाबों में, जोड़ों में, पर जो अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है वो फार्मर को नई टेक्निक के साथ जोड़ रही है। जो नई टेक्निक है वो उसकी आय को दुगना करने में हेल्प कर रही है उसकी। तो हमारी यूनिवर्सिटी भी मैम बायोफ्लॉक और RAS के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर रही है। हमारे यहाँ रिसर्च वर्क भी चल रहा है और फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है हर 6 महीने में एक बार, ताकि फार्मर्स को उससे सीखने के लिए मिले और फार्मर उसको जाके इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि मैम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने सिर्फ फार्मर को आगे नहीं लाया है, बल्कि जो नौकरी पेशा लोग थे, जो बिजनेस कहीं और कर रहे थे, मतलब एक रेवोल्यूशन आया है इस फील्ड में, जो कि एंटरप्रेन्योर भी कहा जाता है। जी मैम, इसे हम रेवोल्यूशन बोल सकते हैं मैम, कि जो लोग एक एंटरप्रेन्योर जब किसी फील्ड में आ जाता है मैम, तब उसका रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम वाइट रेवोल्यूशन की बात करें, पहले दूध को जब बड़ी एजेंसियों ने मैम लेना शुरू किया और फार्मर ने बड़े लेवल पे काम करना स्टार्ट किया, तब मैम उसमें रेवोल्यूशन आया। इसी तरह मत्स्य पालन में भी जो फार्मर के साथ जो नया एंटरप्रेन्योर, जो युवा, जो एक
जॉब कर रहा है कहीं, वो इसको व्यवसाय की तरह ले रहा है। तो जो इसमें आ रहा है मैम, उसके आने से मत्स्य पालन की जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो भी बढ़ रही है और लोगों को एक व्यवसाय मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप खुद भी कमाइए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुद के लिए भी आप एक रोज़गार का ज़रिया बनाएं और आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हें भी उससे रोज़गार मिलेगा और ये एक पूरा अपना बहुत अच्छा सिस्टम बन जाता है। और आज के समय की मांग भी यही है कि किस तरीके से नई तकनीक, नए अवसर जो हैं उन्हें पहचाना जाए, उस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष लोवंशी है। मैं कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस में PhD स्टूडेंट हूँ। जहाँ तक किसानों की बात करी जाए, जब लोग बोलते किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो जब इस पर डीप स्टडी हुई तो ये पता किया गया कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मछली पालन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मछली पालन के किसानों की आय दोगुनी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जहाँ मछली पालन के बारे में एक कहावत है कि कम लागत में अच्छी आय मछली पालन का व्यवसाय, मतलब इस मछली पालन के व्यवसाय में फिर से कहिएगा। कम लागत में अच्छी आय मत्स्य पालन का व्यवसाय। कम लागत में अच्छी आय मत्स्य पालन का व्यवसाय, बहुत अच्छी बात। देखिए यही होता है अपनी आमदनी को बढ़ाने का तरीका, कि लागत जब कम होगी तो अपने आप में ही बचत ज़्यादा होगी। अब आगे बताएं। क्योंकि मैम जो मछली का बीज है वो हार्डली, मतलब जब हम फिंगरलिंग मतलब अंगुली का साइज़ की मछली लेके आते हैं तो 1 या 1.5 रुपये की मिलती है, लेकिन जब वही 1 किलो की हो जाती है तो 100 से 150 रुपये किलो की हम उसको बेचते हैं। उसका फीड कॉस्ट निकाल दे 50 से 60 रुपये, तो भी जो किसान है उसको 50-60 रुपये एक एवरेज फिश पे बच जाता है, जो कि अपने आप में उसकी जो इनपुट कॉस्ट है उससे दुगनी उसको इनकम हो रही है। तो इसलिए क्योंकि ब्लू रिवॉल्यूशन आया था 1985 से 1990 के बीच में, लेकिन ब्लू रिवॉल्यूशन के बाद किसानों ने इस मछली पालन को अपनाना शुरू किया। लेकिन जब भी कोई नया चीज़ हम अपनाते हैं तो उसके लिए आपको कैपिटल कॉस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंडिया में जो ज़्यादातर किसान हैं वो 2 एकड़ से कम वाले हैं, वो मतलब उनके पास शायद इतना पैसा नहीं है, हाँ, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन जब से 2018-19 में 19-20 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई है, उसके बाद से जो किसानों में जो मतलब संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसकी हम मतलब काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस तरफ सोचा। किसी ने मतलब मछली पालन को इतना गहराई से नहीं सोचा था, हाँ, और इतनी अच्छी योजना लागू की जिससे तमाम किसान भाई आज लाभ ले रहे हैं। और हरियाणा में श्रिम्प फार्मिंग का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पे तमाम किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लीज पे लेके कर सकते हैं, उनको उसकी भी सुविधा दी जा रही है। और 40 से 60% की उनकी सब्सिडी की बात पहले यहाँ पे सब लोग कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा गणित समझा दिया इन्होंने, थोड़ी देर में पूरा गणित समझा दिया मछली पालन का। अपने स्थान में बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है जो किसान देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं कि कितनी लागत आएगी, कितना इसे प्रॉफिट हो सकता है। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम चंदन सिंह है, मैं यहाँ के PhD छात्र हूँ। हमारा काम है लगातार ऐसे कामों में रिसर्च करके फार्मर का सपोर्ट करना। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा कॉलेज लगातार ऐसे रिसर्च वर्क ऑर्गेनाइज कर रही है, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर रही है। तो उससे ये कि कैसे भी कोई भी फिशरीज रिसोर्सेज वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा बहुत सारे फार्मर ने झींगा पालन के बारे में बात की, तो ये कि झींगा एक वैसे तो समुद्री प्रजाति है, बट यहाँ पे जब हमने देखा कि सलाइन वाटर, खारा पानी निकल रहा है, तो उसको हम कैसे यूज़ करें, कैसे झींगा को इधर पालन कर सकते हैं। इसको देखते हुए हमने लगातार, हमारी यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने, फिशरीज डिपार्टमेंट ने इस पे लगातार वर्क किया और फार्मर को आगे आने के लिए प्रमोट किया। जैसे कि मैं एक हमारे यहाँ के छात्र ने एक स्लोगन भी बनाया हुआ है कि लवड़ी भूमि खारा पानी, सफ़ेद झींगे की गजब कहानी, अच्छा, और घर घर खुशहाली लानी। तो ये हरियाणा के लिए इन्हें बनाया है, क्योंकि लगभग पिछले कुछ 7 से 10 सालों में हरियाणा में बहुत ज़्यादा, हरियाणा और राजस्थान में बहुत ज़्यादा झींगा पालन में लोग कन्वर्ट हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चौपाल चर्चा जारी रहेगी, कुछ और किसानों से करेंगे बात इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा और इस चौपाल में आपको बता दें कि यहाँ किसान भी हैं, कुछ छात्र भी हैं जो कि इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं चौपाल में और बात करते हैं कुछ किसानों से, कुछ छात्रों से। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम खुशबू है मैम। मेरा काम श्रिम्प के ऊपर है मैम, मिनरल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी सभी ने बताया कि झींगा जो है वो खारे पानी में होता है, बट यहाँ पे जो हरियाणा में जो खारा पानी है उसमें मिनरल की जो मिनरल की कमी है और वो जो उनका जो एक रेशो होता है वो सही नहीं है। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे मतलब एक किस तरीके से रेशो मेंटेन करके जो है हम कितना रेशो रखें कि उसकी जो ग्रोथ है वो सही से आए। किस तरह की मिनरल की ज़रूरत होती है? जैसे मेनली श्रिम्प को जो है वो कैल्शियम जो चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम चाहिए, पोटाशियम चाहिए, मैग्नीशियम आपका जो है वो सोडियम चाहिए। तो क्या इन जो ये मिनरल्स हैं इनके बीच में एक रेशो होता है। जैसे अगर हम रेशो मेंटेन नहीं रखेंगे तो अनुपात एक होना चाहिए। हाँ, जैसे हर चीज़ की एक लिमिट होती है, क्रिटिकल मतलब जैसे कंसंट्रेशन होती है। अगर वो ज़्यादा दिया जाए तो भी वो नुकसान करते हैं और कम दिया जाए तो झींगे की ग्रोथ नहीं होती है। जैसे एक बीमारी है वाइट मसल नाम से बोलते हैं। जैसे झींगा जो है वो सफ़ेद दिखना शुरू हो जाता है। अगर हम उसमें मिनरल जैसे कैल्शियम थोड़ा सा भी लेवल अगर उसका बिगड़ गया तो वो जो है वो उसमें बीमारी आ जाती है और वो ग्रोथ नहीं करता है। तो मिनरल का जो एक रेशो है, अनुपात है, उसको सही से रखना सबसे ज़रूरी है। तो हमारा जो काम है वो हम यही देख रहे हैं कि किस रेशो को हम मेंटेन करें कि फार्मर को जल्दी झींगे की जो है ग्रोथ जल्दी हो जाए। जैसे नॉर्मल 120 दिन में हम जो है वो झींगा बोलते हैं कि 120 दिन का कल्चर होता है, बट हमने जैसे अभी मैंने काम किया तो उसमें मैंने देखा कि अगर पोटेशियम का लेवल मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ तो मुझे उसमें बहुत कम टाइम में जो किसान 120 दिन में जो ग्रोथ ले रहा है वो मुझे उससे भी कम टाइम में और ज़्यादा उसका वेट जो है वो हमें मिला। तो पोटेशियम की वैल्यू मोस्टली हमने बहुत सारे जितने भी किसान हैं उनसे बात की तो उनके पानी में पोटाश का लेवल जो है वो काफ़ी कम मिला हमें। तो हमने अगर वो बढ़ा के देखा तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिली। तो इस टाइप से हम सारे मिनरल के ऊपर और भी काम कर रहे हैं कि कैसे उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन रखें। बिल्कुल, तो बहुत गहरी बातें बताई और इतनी बारीकियां बताई झींगा पालन से जुड़ी हुई। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि झींगा पालन करिए बहुत कमाई होगी, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है और कितना इसके पीछे साइंस है वो अभी हमने समझा। आइए बात करते हैं कुछ और यहाँ पर छात्र हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप क्या करती हैं, अपना नाम बताएं। सबसे पहले चौपाल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और आप लोगों का धन्यवाद कि आप हमारे कॉलेज में आए, क्योंकि हरियाणा में सबसे पहले हमारा कॉलेज स्थापित किया गया है। मैं यहाँ PhD तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और मैं झींगा में आने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के ऊपर काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे कॉलेज में वाटर क्वालिटी की चेकिंग के लिए लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की गई है, जिसके अंदर हम कि पानी के अंदर कितना बैक्टीरियल लोड है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया वायरस ये ज़्यादा हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो फ़िश की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ सबसे पहले अगर हम हेल्थ मैनेजमेंट की जैसे हमने बात की तो हमें दवाइयाँ देने से पहले ये जानना होगा कि आखिर वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि आपकी फ़िश को अफेक्ट कर रहा है। तो वो जांच हम करते हैं। तो झींगा के अंदर जैसे हमने पाया कि विब्रियोसिस नाम की एक डिजीज़ है जो कि मेनली अफेक्ट कर रही है झींगों को। क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है कि जो बैक्टीरिया है उससे क्या होता है कि वो आपके जो श्रिम्प्स के सेल्स हैं उनको डीजनरेशन उनकी शुरू हो जाती है। इसके मुख्य जैसे आप पहचान सकते हो कि उनकी जो हिपैटोपेनक्रियाज है उसका रंग बदल जाता है। झींगा जो है उसकी जो अगर हम टेल को देखें तो वो उसका रंग गहरा लाल हो जाता है और वो बड़ी स्लोइश सी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। कॉर्क स्क्रू मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, पानी के ऊपर की तरफ वो रहने लग जाता है, वरना वो मेनली क्या होता है कि बीच में जो है ना पानी के रहता है। तो इन सभी लक्षणों के साथ हम पहचान सकते हैं कि हमारे जो झींगा पालन में है उसके अंदर बीमारी जो है ना लक्षण आ गए हैं। तो हमने ये पहचाना कि विब्रियोसिस जो है वो मेनली अफेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ हमने हमारी जो मेजर फाइंडिंग हमने पता की कि शिवेनेला एल्गी जैसे नाम के कुछ बैक्टीरिया जो कि आज तक इंडिया के अंदर रिपोर्टेड ही नहीं थे, वो हमने पाया है कि जी हाँ वो भी हैं और वो हमारे जो श्रिम्प्स हैं उनको डिजीज़ जो है ना उनके अंदर कर रहे हैं।
तो ये मेजर फाइंडिंग्स थी जो हमारी आपने स्टडी बताया, की। जी। क्या एक बार नाम फिर से बताइएगा? जैसे विब्रियोसिस और शिवेनेला एल्गी, ये बैक्टीरियाज हैं। इसमें क्या, हाँ इससे जी। किस तरह की समस्या होती है? ये जो शिवेनेला एल्गी है मेनली ये क्या है, फूड बॉर्न डिजीजेस करता था मेनली इन ह्यूमंस, एंड नाउ इट हैज़ ट्रांसफर्ड, मतलब अब ये ट्रांसफ़र हो गया है, जो हमारे झींगा है उसके अंदर ये चला गया है। तो जूनोटिक डिजीजेस जैसे हम नाम लेते हैं, तो उसी तरह जो है ये फैल रहा है। तो ये हमारी मेजर फाइंडिंग थी कि जो बैक्टीरियाज इंडिया के अंदर इवन रिपोर्टेड नहीं है, वो भी झींगे के अंदर आज बीमारियां फैला रहे हैं। बिल्कुल, तो सही समय पर पहचाना बहुत जी ज़रूरी होता है, सही समय पर ताकि पहचानना उसका बहुत ट्रीटमेंट ज़रूरी हो है। सके। जी धन्यवाद। आइए बात करते हैं एक और छात्रा यहाँ पर। जी, अपना नाम बताइए। तो मैम प्रज्ञा मेहता। प्रज्ञा जी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे PhD फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ मैम। किस सब्जेक्ट में? मैम फिश रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, तो क्या बताना चाहेंगे? मैम जैसे मेरा मास्टर्स भी यहीं से था, तो मैंने जो है प्लैंकटॉन्स पे काम किया था, जिनको प्लवक कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो है जल स्रोत में मतलब मिलते हैं। इनको हम पादप प्लवक और जंतु प्लवक 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है मछलियों के एक तरीके से जो है भोजन के रूप में काम करते हैं ये, जो कि प्राकृतिक रूप से जल में उपस्थित है। अब ये जो प्लवक होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना और फिर जो है इनको आइडेंटिफाई करके इनका कल्चर करना, ये आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि इसको कल्चर करके जो है मछलियों को जो है खाने के रूप में हम दे सकते हैं। मतलब इससे जो फीड एक तरीके से खर्चा वो भी कम होगा? हाँ, फीड का खर्चा कम होता है और जो हाँ ये प्राकृतिक फीड होता है। यस मैम। तो इसमें हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसे कि इसमें एल्गीज आती है, जो हरी शैवाल है, और जो है ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिनके जो है शैवाल्स होते हैं, और इन शैवाल में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो है बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो जो है मछली की जो है ग्रोथ के लिए जो है काफ़ी उपयोगी होता है मैम। तो इसे आप अपने जो पॉन्ड है या फिर टैंक है उसमें? मैम ये पॉन्ड में, टैंक में, सब जगह हम इसको कल्चर भी कर सकते हैं। और आप ये भी कहीं भी जाएंगी आप, तो जैसे तालाब है या पॉन्ड है, कोई भी जल स्रोत है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इनकी ग्रोथ आपको मिलती ही मिलती है। और कई बार जो है न्यूट्रिएंट लोड ज़्यादा होने के कारण इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मछलियों के लिए जो है ऑक्सीजन लेवल जो है डिप्लीट कर देती है। तो कई बार जो है आप देखते होंगे कि पानी का कलर जो है बहुत हरा हो जाता है। तो जो है उनकी ज़्यादा ग्रोथ के कारण जो होता है कि ये मछलियों के लिए कई बार हानिकारक भी हो जाती है। तो इसमें जो है इनकी ग्रोथ पे कंट्रोल करना भी बहुत, कई बार ये सवाल आते भी है कि बहुत ज़्यादा एल्गी हो गई है। यस मैम, एल्गल ब्लूम जैसे कि आप सुनती होंगी कई बार, जो है इससे किसान भी कई बार जो है प्रभावित होते हैं। यस मैम, तो इनका कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक और सवाल मेरे मन में आया कि कई बार जो हमारे मछली पालक हैं उनकी समस्या ये होती है कि ऑक्सीजन लेवल जो है पानी में कैसे बढ़ाया जाए? ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप पानी को एक तो बार बार एरिएट करो, या तो जो है पानी में जो है बैक्टीरियल लोड और जो है ये न्यूट्रिएंट लोड जो है कम से कम होना चाहिए, और पानी का जो है सर्कुलेशन अच्छा हो ताकि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा हो मैम उसमें। कम लागत में अच्छी आय, मत्स्य पालन का कीजिए व्यवसाय। जी हाँ, तो यही हमने जाना कि किस तरीके से आज के समय में हमारे मछली पालक, हमारे किसान मत्स्य पालन को अपना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की चौपाल चर्चा में जो हमने बातें आप तक पहुंचाई हैं, ज़रूर उसका आप लाभ लेंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, फिर जमाएंगे अगले एपिसोड में एक और चौपाल। तब तक के लिए आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।